देखिए, अखिलेश जी तो जो किए हैं वो जनता जान रही है। मुझे लगता है कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में जातिवाद खत्म हो रहा है, यानी जाति के आधार पर राजनीतिक दल में अपनी रोटी सेकने वाले लोग धीरे धीरे सिमट रहे हैं। तो आप कल्पना करेंगे, 15 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में देश की आज़ादी से लेकर 2017 तक, और हमारी सरकार ने 5 साल में 59 नए मेडिकल कॉलेज खोले। अगर वो ये दम भर रहे हैं कि मैंने किया है, तो उनका ये अहम है। रावण का भी दम टूटा था, कंस का भी दम टूटा था, और इनका भी दम टूट जाएगा। जो इस देश की जनता का नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता का नहीं हुआ, वो क्या अपनी जोड़ी बनाएगा। यूपी में विधानसभा चुनाव है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण के लिए बढ़ रहे हैं। मतदाता लगातार मतदान कर रहे हैं, अच्छा वोट प्रतिशत जा रहा है। ऐसे में नेता सियासी सरगर्मियां भी यूपी में तेज हैं। अब धूप तो कड़ाके की निकल रही है, लेकिन सियासत की गर्मी अब हर गलियारों में गूंज रही है। लेकिन अगर बात करें यूपी की सियासत की, तो लगातार आज मुख्यमंत्री भी जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। अगर राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री हैं देश के, वो बाराबंकी के दौरे पर, और अखिलेश यादव जो हैं वो फिरोजाबाद, तमाम ज़िलों के दौरे पर हैं। चूँकि अब तीसरे चरण के जो दौरे चल रहे हैं लगातार नेताओं के, उसमें मतदाताओं को रुझा रही है तमाम राजनीतिक दल। हमारी मतदाता कहिन की टीम सी न्यूज़ भारत की अकबरपुर पहुंची है, अम्बेडकर नगर में। अब अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभाएं हैं, लेकिन हम उस विधानसभा पे बैठे हैं जहां पर 5 बार लगातार राम कहते हैं नहीं कि राम अचल राजभर, इस सीट पर लगातार बसपा की सिंबल पर चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। 93 में बसपा की खाते में इस सीट को उन्होंने लाया, खाता खोला यहाँ से, उसके बाद लगातार है। लेकिन अब बीजेपी यहाँ से दम भर रही है। बीजेपी लगातार इसमें आगे बढ़ रही है, और बीजेपी का दावा है कि इन 5 सीटों पर इस बार बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। ऐसे में हम पहुंचे हैं भारतीय पार्टी कार्यालय, जो जिला अध्यक्ष यहाँ पर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अम्बेडकर नगर जनपद के जिला अध्यक्ष हैं। पहले तो सी न्यूज़ भारत में सर बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सी न्यूज़ चैनल का, आप सब ने अपना बहुमूल्य समय दिया। जी मिथिलेश जी, पहला सवाल चुनाव पर होगा। यहाँ पर चूँकि कहते नहीं कि मायावती का एक वर्चस्व रहा, ऐसे में बड़ा मुश्किल, आप जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी, 1 साल में आपने तमाम यहाँ पर कठिनाइयों को भी देखा होगा सियासी, और तमाम जो वर्चस्व बना रखे थे जो नेता कि वही जीत रहे हैं, ऐसा बीएसपी और सपा का दावा था कि ये हमारा ही है, ऐसा नहीं, अनुसूचित जाति का, और तमाम जातियों की हवाला देकर मायावती और बसपा ने हुकूमत जब्त कर रखी थी। लेकिन इस बार आपके जो प्रत्याशी हैं वो कितना बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे, और 2022 में इस 5 जनपद में 5 जो विधानसभा सीटें हैं, इसमें कितना दम भर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल में, जब हम 2017 में चुनाव की घोषणा हुई थी, तो हमने नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इस बार भाजपा सरकार। और उस संकल्प को पिछले 5 सालों को भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप एक मंत्री विधायक पर नहीं, एक भी जो आतंकवादी थे, जो गुंडा थे, जो अराजकता फैलाने वाले लोग थे, वो जेल के सलाखों के अंदर हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। सरकार की योजना, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की योजनाएं नीचे गांव धरातल तक पहुंची है। शोषित, वंचित, किसान, पिछड़ों का जो सम्मान आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके दम पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज अम्बेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम जनमानस ने माहौल बनाया है और संकल्प लिया है, इस बार अम्बेडकर नगर की 5 सीट पर कमल खिलाने का जो वादा हमने लिया है, और जो नारा दिया, सोच ईमानदार, काम दमदार, एक बार फिर भाजपा सरकार, इसको यहाँ की जनता पूर्ण करने वाली। मिथिलेश जी, एक सवाल है, लगातार आप कह रहे हैं कि हमने जो योजनाएं गरीबों तक, किसानों तक, दबे कुचले लोगों तक पहुंचाई, लेकिन आप पर एक आरोप विपक्ष ये लगाता है कि अब जातिवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी, इस बार जनता विकास के मुद्दे पे देगी। आप विकास गिनाते हो, लेकिन विपक्ष कहता है आप जातिवाद की राजनीति करते हो। लोग जातिवाद के आधार पर राजनीतिक दल का निर्माण किए और उसी से अपनी रोटी सेकते हैं, और वो सेकते सेकते आज उत्तर प्रदेश को बदहाली की स्थिति में 2017 के पहले ले गए थे। वहाँ का किसान, वहाँ का आम जनमानस दुखी था, पीड़ित था। आज उत्तर प्रदेश ने छलांग लगाई है। आप कल्पना के बेरोजगारी दर में जो 2017 के पहले 17 पॉइंट कुछ परसेंटेज था, वो घटकर 4% पर आ गई। ये उत्तर प्रदेश विकास की नई मानक को स्थापित कर रहा है, और ये स्थापित इसलिए हो रहा कि हमारे योगी जी का जो ईमानदार पूर्वक काम है संगठन का,
नीचे तक आम जनमानस को सरकार की योजना को लाभ पहुंचाया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी सरकार की एक भी योजना किसी जाति, धर्म और मजहब के आधार पर नहीं मिली। हमने जो उस क्राइटेरिया में आया है उसको उस योजना का लाभ दिया है, और सर्वाधिक लाभ उन परिवारों को मिला है जिनके ऊपर लोग राजनीति करते थे, जिनके नाम पर पार्टियां बनाए, जिनका शोषण किया उन लोगों ने, उनके भी उत्थान का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ठीक किसी तरह से अम्बेडकर नगर में आम जनमानस ने संकल्प लेकर इस योजना को, सरकार के संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत कर रही है। लगभग 30 साल से भारतीय जनता पार्टी इस सीट से विधानसभा में, जो यहाँ पर जैसे 1993 से बात किया जाए और 2022 तक के चुनाव की बात किया जाए, लगातार देखने को मिला कि बसपा, सपा इन लोग आते जाते रहे। बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ नहीं आ पाई। क्या वजह इसकी मानते थे? कैसी राजनीति होती थी, कैसी सियासत होती थी इसके पीछे? मुझे लगता है कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में जातिवाद खत्म हो रहा है, यानी जाति के आधार पर राजनीतिक दल में अपनी रोटी सेकने वाले लोग धीरे धीरे सिमट रहे हैं। और उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की परिभाषा दी, जो विकास पर, जो अंतिम व्यक्ति के उत्थान का संकल्प हमारी पार्टी का है, और उस अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रयासरत हैं, योगी जी प्रयासरत है, यानी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत को पूरा करने का काम हम सब कर रहे हैं। वातावरण धीरे धीरे बदल रहा है, और इस बार अम्बेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने जा रही है और बम्पर वोटों से चुनाव जीत रही है। क्यों? क्योंकि आम जनमानस का पूरा स्नेह, पूरा आशीर्वाद जो सरकार की योजना लाभ मिला है, वो सारा लाभ बीजेपी के सरकार के द्वारा मिला है। तो जनता ने कहा है कि इस बार पूरा समर्थन हम भारतीय जनता पार्टी को करने में आ रहे हैं। और हमारे यहाँ के प्रत्याशी बहुत लोकप्रिय हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और जन जन तक उनकी पहुँच है, आम व्यक्ति तक वो सुलभ है। इसलिए जनता ने तय किया है इस बार यहाँ पर कमल खिलाना है। उनका नाम है धर्मराज निषाद, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। निषाद से याद आया कि संजय निषाद भी आपके साथ हैं गठबंधन में, तो भाई जाहिर सी बात है निषाद यहाँ से प्रत्याशी है, तो इस बार समन्वय बन जाएगा। डबल इंजन की सरकार में कोई ऐसा तो नहीं कि 2017 में ओम प्रकाश राजभर भी आपके साथ थे, इस बार वो सपा के साथ हो गए गठबंधन के, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाए आगे? देखिए, गठबंधन दल की अपनी मर्यादा है, जो मर्यादा का पालन नहीं कर पाता वो चल नहीं पाता है। आज स्थिति रूप से संजय निषाद जी की पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, और उनको उस सीट के आधार पर हम लड़ते हैं। अम्बेडकर नगर में भी एक सीट निषाद के खाते में गई है, निषाद पार्टी के, और वहाँ पर हमारा एक प्रत्याशी निषाद दल से घोषित हैं। और निश्चित रूप से सब आम जनमानस के सहयोग से, समर्पण से, समर्थन से हमारी सरकार यहाँ बन रही है, यानी अम्बेडकर नगर में भी कमल खिल रहा है। इस बात के लेकर मैं आप सबको आश्वासित करता हूँ कि विकास की जो गंगा नीचे बहनी शुरू हुई है वो आम जनमानस तक जरूर पहुँचेगी। एक एक्सप्रेसवे वाला बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। आगरा एक्सप्रेसवे के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सियासत शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री ने 16 नवंबर को इसका शुभारंभ किया था। उसके बाद चूँकि हमारी टीम भी उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आई, ये अवध में तो आता है लेकिन पूर्वांचल की हदें शुरू हो जाती हैं। 9 ज़िले जोड़े हैं। इस बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अखिलेश कहते हैं कि हम जिस प्लान को बनाते हैं आप उसका फीता काट देते हो, तो आप क्या कहोगे इसके बारे में जवाब में? देखिए, अखिलेश जी तो जो किए हैं वो जनता जान रही है। उसमें बताने के लिए कि मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद क्या क्या उनकी समाज में और मीडिया के सामने बड़े नेता हैं एक पार्टी के, मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन विकास की एक जो रोटी, जो एक विकास का एक पुलंदा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, यहाँ से लखनऊ जाने में लोगों को 4-5 घंटे लग जाते थे, आज लखनऊ में लोग 2.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। यही विकास की असली परिभाषा है। समय के साथ सड़कें चौड़ी हुई, लोगों का परिवर्तन, जीवन स्तर ऊपर उठा है, और उठना ही नहीं, लोग स्वावलंबी होकर अपने पैरों पर खड़ा होना। अम्बेडकर नगर के युवा अपने पैरों पर खड़ा कर नए बिजनेस, नए उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं स्टार्टअप के माध्यम से। इतना नहीं, आप सी न्यूज़ से हैं, तो मैं आप सब, क्योंकि उत्तर प्रदेश भर में आपकी आवाज़ जाती है, पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ते हैं, केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज़ादी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, तो आप कल्पना करेंगे 15 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में देश की आज़ादी से लेकर 2017 तक। और हमारी सरकार ने 5 साल में 59 नए मेडिकल कॉलेज खोले। आज़ादी के पहले कितने एक्सप्रेसवे थे, आज कितने एक्सप्रेसवे? और इस सब की संकल्पना को केवल योगी जी ने
अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंचाई। ये किसी से छुपा नहीं है। आप कल्पना करेंगे, अंबेडकर नगर में 40 लाख लोगों को जो अपना स्वाभिमान का जीवन जीने को, उनको आगे बढ़ने का संकल्प लिया, और उस आधार पर हमारी सरकार ने जो आम गरीब तक योजना पहुँचाई, किसान सम्मान निधि, 4 लाख लोगों को अंबेडकर नगर में सम्मान निधि मिल रही, 40,000 परिवारों को नया आवास दिया, प्रधानमंत्री आवास, 8,000 से ऊपर लगभग मुख्यमंत्री आवास मिले। यानी रोटी, कपड़ा और मकान सब व्यक्ति की ज़रूरत है, और उसको संकल्प करके हमारी सरकार पूरा करे। और इस आने वाले समय में जिस प्रकार से कोरोना के संकट में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने काम किया, यहाँ की सरकार ने सहयोग किया, उस आधार पे 100% आम जनमानस का मूड है कि इस बार अंबेडकर नगर की 5 सीट पर कमल खिलाएंगे। मिथिलेश जी, एक सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपके सहयोगी रहे, आपकी पार्टी में रहे और मंत्री रहे कैबिनेट में, श्रम विभाग भी संभाला उन्होंने। एक मामला आया तो उसमें उन्होंने कहा कि श्रम विभाग में जो रोजगार लाभार्थियों की बात की, हमने खुद सी न्यूज़ भारत ने भी उनसे बात की थी, एक इंटरव्यू में उन्होंने हमसे जवाब में कहा था कि जो 1,34,000 लाभार्थियों की बात कर रही है भाजपा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। ये पिछली बार 2017 से पहले 34 लाख लाभार्थी थे जिनका रजिस्ट्रेशन था, 5 लाख रोजगार भी दिए गए थे उससे। ये हमने किया था, बीजेपी ने नहीं किया था। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी किस कारण से पार्टी छोड़े हैं ये आप सब जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल है, निर्णय मंत्रिमंडल करता, उसका क्रियान्वयन सरकार करती है। अगर वो ये दम भर रहे हैं कि मैंने किया है, तो उनका ये अहम है। रावण का भी दम टूटा था, कंस का भी दम टूटा था, और इनका भी दम टूट जाएगा आने वाले 10 तारीख को, जब उत्तर प्रदेश में नई फिर एक बार बीजेपी सरकार उन्होंने कहा, मिथिलेश जी, उन्होंने कहा कि हमने जो है पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी कि मेरे बेटे का टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा ओबीसी और अनुसूचित का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण के खिलाफ काम हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्तियों की भर्ती नहीं हो पाई, 19,000 सामान्य लोगों को भर्ती कर दिया गया। देख, कहने के लिए कुछ भी कहेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं कि जानते सरकार में नहीं आएंगे तो एक बड़ा वोट बैंक है। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन्होंने घोषणा पत्र में किया है। समाप्त किसके सरकार में होते? उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे और उनके समय में ही समाप्त हुआ। तो जब वो समाप्त करने वाले थे, लागू करने वाले कैसे कसम लेते हैं? और इसी प्रकार से उनका भी एक समाज में जो इंट्रोगेट है, आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, जो शोषित वंचित और की बात करते हैं, 5 साल सरकार में तब शोषित वंचित उनको नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो मलाई काट रहे थे। आज मलाई दूर होती दिख रही है। अपने परिवार के लोगों को, उनके लोगों को टिकट पार्टी नहीं दे रही है, कार्यकर्ता आधारित दल है। इस आधार पे उनका संकल्प टूट रहा कि अपने लोगों को मलाई से दूर रख रहे हैं। तो इसलिए जो जाति के आधार पर राजनीति करने वाले हैं, जो समाज को तोड़ने वाले राजनीति में हैं, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनको करारा जवाब देने वाली है, और ये नतीजा 10 तारीख को आप सबके सामने होगा। योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत बयान चल रहा है, कहा कि मार्च में यूपी मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी की बात की गई तो उसमें कुछ जिलों का नाम लेते, कहा शिमला बना देंगे उसको। तो इस पर 2 लड़कों की भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिस पर कहा कि 2 लड़के आए हैं और रैलियां कर रहे हैं। तो अब तो पश्चिम से पूरब की तरफ आ रहा है धीरे धीरे मतदान का दिन, तो 2 लड़के आएंगे, तो उनके लिए क्या आपका तैयारी रहेगी? पिछली बार भी 2 लड़के यूपी में लोकसभा चुनाव समय में भी 2 लड़के आए थे, और दोनों लड़के फिर उत्तर प्रदेश के उस लोकसभा चुनाव के बाद गायब हो गए। हाँ, 17 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ थे, और 19 में बहन जी मायावती और अखिलेश यादव साथ थे, यानी बुआ और बबुआ की थी। लेकिन इस बार आरएलडी और अखिलेश यादव, लगातार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव खुद रैलियां कर रहे हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से आया कि भाई 2 लड़के रैलियां कर रहे हैं, 2 लड़के आए हैं जो सत्ता बनाना चाहते हैं। देखिए, फिर हम कह रहे हैं, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिले थे तब भी एक बड़ा नारा दिया था कि 2 राजघराने मिले हैं और 2 लोग मिलकर इस देश की सत्ता को बदलने की कुव्वत रखते हैं, और जनता ने उनको करारा दिया। और 5 साल वो कहीं दिखाई नहीं पड़े हैं। आप उनको उठा के देख लेंगे तो कहाँ थे, उनकी स्थिति कहाँ थी, उनके टूर निकालिए कि उनके टूर प्रोग्राम क्या थे, तो आप पता चल जाएगा वो कहाँ थे। कोरोना के संकट में एक भी दोनों लड़के कहाँ गायब थे? तब याद नहीं आया कि देश कहाँ जाएगा, जनता, उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ जाएगी। आज जो उनको फिर याद आ रहा कि राजनीति के नाम पर वो फिर 2 लड़के बना के जोड़ी निकल रहे हैं कि हम 2 बैलों की जोड़ी है। तो 2 बैलों की जोड़ी बनाकर वो एक समाज में क्या मैसेज देंगे, ये आने वाले समय में ही लोगों को पता चल जाएगा। जो इस देश की जनता का नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता का नहीं हुआ, वो क्या अपनी जोड़ी बनाएगा।
जोड़ी बनाकर इस समाज को एक नई दिशा देने की बात कहने वाले लोग पहले अपनी दिशा देखें। जो अपना परिवार नहीं बचा पा रहे हैं, जो अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, वो देश को और उत्तर प्रदेश को क्या बनाएंगे और क्या बचाएंगे। अम्बेडकर नगर में सर 5 सीटें हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 हम ला रहे हैं, 3 तो वो छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं 5 पे आप निकल रहे हैं। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, ये जनादेश जनता का है और जनता का मूड आने वाले समय में आपको धीरे धीरे, आप जब मैदान में आए हैं, आप अम्बेडकर नगर में स्वागत है आपका, और आएंगे जब नीचे जाएंगे तो रुझान आम जनमानस का जब मिलेगा तो आप स्थिति लगे कि 400 पे 40 पे आ रहे हैं कि हम 5 को लेकर 325 के बहुमत को पार करेंगे, 325 का अपना संकल्प पूरा करेंगे। तो ये आने वाले समय में बताएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अम्बेडकर नगर की जनता ने संकल्प लिया है, इस बार 5 सीट पर कमल खिलाएगी। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा। हम काफ़ी पब्लिक से भी बात कर चुके हैं आपकी इस सीट पर और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का हवाला एक कहते नहीं कि हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाली बीजेपी पर आरोप लगाता है विपक्ष, लेकिन कुछ मुसलमान भी हमें मिले जो कानून व्यवस्था को बेहतर बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बलात्कार की घटनाएं हर 1 घंटे पे होती हैं, बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं हर 90 मिनट में होती हैं। तो क्या आपको लग रहा है सर? देखिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव की स्थिति में आपने देखा होगा 2017 के पहले थाने में थानेदार की हत्या होती थी, लोगों के साथ गैंग रेप होते थे, लोग दशहत गर्दी में जीवन घर, बेटियां शाम को 5 बजे के पहले नहीं पहुंचती थी तो घर के लोग चिंतित होते थे। आज 100% गांव की लड़कियां, शहर की लड़कियां अपने घरों पे डंक की चोट पर देर रात तक काम करती है, ऑफिस में अपना पर्सनल काम करती हैं और जाके समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रही हैं। भयमुक्त उत्तर प्रदेश अगर हुआ है तो योगी जी के कारण से उत्तर प्रदेश में एक नया जना स्वाभिमान जीने का जो संकल्प लोग ने लिया है। आप देखिए, कोई एक आतंकवादी जेल के सलाखों के अंदर भागते हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं। उनकी करोड़ों की संपत्तियां जो अवैध रूप से कब्जा होती है उसको ढाकर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। तो ये भारत में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आम जनमानस में स्वाभिमान उनके अंदर आ रहा है, उनके अंदर आ रहा कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। और इसी कारण से मैं, वो लोग कह रहे हैं तो उनको रिकॉर्ड नहीं पता। मैं अभी कई डिबेट में जाता हूँ तो उनके नेता के पास जवाब नहीं रहता है, पूछता हूँ तो वो नहीं बता पाते, उनके पास जब आंकड़े नहीं। तो आंकड़े के साथ भी वो देखेंगे तो 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश देश के टॉप 10 जिलों में, टॉप 10 राज्यों में था जहां अपराध, गुंडागर्दी और बलात्कार के आरोप सर्वाधिक हुए थे। डोर टू डोर कैंपेन एक शुरू हुई सर, आपके यहाँ अभियान शुरू किया, आपके बड़े नेता आए और लखनऊ में अनुराग ठाकुर समेत तमाम बड़े बड़े नेता, योगी आदित्यनाथ जी ने और तमाम लोगों ने। लेकिन एक सवाल पे विपक्ष ने कहा कि डोर टू डोर जाएं तो पता चलेगा कि अब जनता क्या जवाब दे रही। तो पूर्वांचल और आपके क्षेत्र की जनता क्या जवाब दे रही डोर टू डोर में? घर घर संपर्क अभियान में जाने से आम जनमानस बहुत योगी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति संतुष्ट है और सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिला है, और इतना ही लाभ नहीं, हमारी सरकार की योजनाएं वो स्वयं गिनाते हैं कि हमको आवास मिला, शौचालय मिला, विद्युत कनेक्शन मिला, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला, निःशुल्क वैक्सीनेशन हो रहा, निःशुल्क राशन दिया जा रहा। कोरोना के संकट में जहां परिवार लालिए थे जीवन बचाने के लिए, उस परिवार को उससे पूछिए कि वो अपने परिवार के साथ शान और स्वाभिमान के साथ अपने घरों में रह रहा है, उसको खाने का संकट नहीं है, उसके स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन किया है। तो जनता बहुत जागरूक है और जनता का निर्णय सबके सर माथे पर होता है। और ये जनता ने तय ही किया है कि इस बार बीजेपी को वोट करना है, कमल निशान पर ही बटन दबाना है, ताकि एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी और फिर सुखी और चैन का जो कारवां शुरू हुआ है वो चलता रहेगा, ऐसा संकल्प यहाँ की जनता ने लिया। कानून व्यवस्था के साथ साथ चूंकि आप जाते होंगे जनता में, यहाँ के क्षेत्र की जनता, और 5 विधानसभा में आपको जाना होता होगा क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी से यहाँ से, तो ऐसे में क्या वादे हो रहे हैं उनसे? आप यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए क्या करिएगा, यहाँ की जनता के लिए उनको क्या मुद्दे बताए जा रहे हैं सर? देखिए, मुद्दा तो आम जनमानस के लिए विकास के आधार पे हम जा रहे हैं। हमारी धार्मिक अक्षुण्णता भी मजबूत हुई है, हमारे जितने तीर्थ स्थल है उन सब का निर्माण, पुनर्निर्माण का काम जारी है। और केवल इतना नहीं, स्वाभिमान के साथ जीवन में खड़े होने का संकल्प भी हम सब लोग दे रहे हैं। यानी गांव गरीब का वो किसान जो स्वाभिमान के साथ जीवन जीता है और स्वाभिमान के साथ मरता है, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि देकर उसके परिवार के, उसकी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, खाद, बीज, पानी, तेल की, उसको पूरा करने में सरकार किसी के हाथ
फैलाने की ज़रूरत नहीं महसूस करने दे रही। तो किसान डंके की चोट पर और सीना ठोक कर कह रहा है कि मैं योगी सरकार फिर से लाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। आज हजारों किसान स्वप्रेरणा से सरकार की उपलब्धियों को लेकर जन जन तक जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जनता सीधे सरकार से जुड़ी है और सरकार जनता के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की बदलाव की किसान से याद आया सर, राकेश टिकैत कहते हैं कि किसान जवाब देगा। जो 800 में जिसको अपना बेचना होगा जाके राशन, वो जाके गेहूं बेचना हो या अपना धान बेचना हो, 800 में वो उनको देगा, बाकी हम कुछ कहेंगे नहीं। इशारा उनका विपक्ष को समर्थन का है। आप क्या कहेंगे? देखिए, राकेश टिकैत जी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं और किसानों की राजनीति करते हैं और किसान के नाम पर कई दलों से समझौता करते रहते हैं, कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, कभी यहाँ, कभी वहाँ। स्वाभिमान का जो संकल्प किसान लेता है वो गांव गरीब का किसान है। वो फॉर्च्यूनर से चलने वाला किसान नहीं है। जो स्वाभिमान के साथ खेतों में काम करता है, मजदूरी और मेहनत से जीवन जीता है, वो किसान अपने पैरों पर खड़ा होकर काम करता है। वो किसी राजनीति की प्रेरणा से नहीं काम करता है। आज सरकार की योजनाओं का लाभ उसको मिल रहा है, इसलिए वो सरकार के साथ तो किसी बहकावे में नहीं आ रहा है कि वो टिकैत जी का फरमान आ गया तो उसको पूरा करेगा। वो जनता जानती है, पढ़ी लिखी है, इसलिए वो आगे बढ़ने के लिए। 1 साल से आप हैं सर इस पद पर, चूँकि इधर बीजेपी का एक कैंडिडेट नहीं रहा, यहाँ पर अमचल राजभर रहे विधायक, लेकिन जो शौचालय की योजना रही, जो किसानों के लिए योजना रही, जो घर घर राशन की योजना रही, उसको कैसे मैनेज किया गया? सरकार की जो योजनाएं थी, क्योंकि विपक्ष के ही नेता यहाँ से विधायक थे और सत्ता में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, तो ऐसे में ये योजना कैसे पहुंची लोगों तक? लोग ये सवाल तो करते होंगे कि भाई आपकी योजना आई, मिली या नहीं मिली, इसका भी सवाल जवाब होता होगा जनता के बीच, तो वो कैसे पहुंच रही थी? देखिए, सरकार ने योजनाओं का एक मानक निश्चित किया था। उस मानक के अनुरूप जो लोग उसके एप्लीकेंट थे, प्रार्थना पत्र दिए, उस पर काम किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने उन गांव गरीबों की मदद की और वो गांव गरीब की मदद के कारण से वो सरकार तक उनकी योजना उनको लाभ तक पहुंची। दूसरा एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है कि जो हमारी सरकार ने किसी जाति, धर्म और मजहब के आधार पर विकास के कार्यों को नीचे नहीं पहुंचाया है। यानी हमारी सरकार की अपेक्षा किसी व्यक्ति, किसी जाति पर नहीं गई। उन्होंने कहा ये पूरा समाज मेरा परिवार है और उस संकल्प को कि पूरी समाज के लिए हमको काम करना है और इसलिए उस संकल्प को लेकर गांव गरीब जो योजना थी वो नीचे तक पहुंची है। और आज देखेंगे उठाकर किसी भी एक भी योजना का कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकता है कि ये योजना ये जाति के आधार पर इनको दी गई है। तो यही संकल्प बहुत बड़ा है। अभी लोग जाति के आधार पर काम करते थे, हमने समाज के आधार पर जोड़कर उनको अपनी आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकता उनकी पूरी हो, इस पर हमारी सरकार ने चिंतन किया। और वो गरीब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, हमारी सरकार ने उन तक योजना पहुँचाने का पूरा काम किया। अच्छा, आपके सहयोगी रहे 2017 में ओम प्रकाश राजभर, पूर्वांचल में काफ़ी घूम रहे हैं, जहूराबाद से चुनाव भी लड़ रहे हैं, बेटा शिवपुर से चुनाव लड़ रहा है, तमाम जगह से गठबंधन हुआ है सरकार से, उनका पिछली सरकार से जो कि गए अखिलेश यादव की पार्टी से। अब तो वो कह रहे हैं कि अब 10 तारीख को एक बाजा बजेगा, वो कहेंगे कि चल सन्यासी मंदिर में। तो योगी आदित्यनाथ को वो कह रहे हैं कि चल सन्यासी मंदिर में, यानी वो मठ भेज देंगे उनको। इसीलिए अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इसीलिए उनको गोरखपुर से टिकट मिला है। तो इस पर क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जवाब तो बड़े लोग देंगे, लेकिन मैं सीधे कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी एक समाज के संगठन की शुरुआत किए और उसको एक राजनीतिक दल में परिणित करते हैं सहयोग के कारण से। आम जनमानस, उनके समाज के लोगों का विश्वास था कि ओम प्रकाश राजभर जी आएंगे और समाज का उद्धार करेंगे। जिस सुहेल देव जी के नाम पर उन्होंने राजनीति शुरुआत की, उसी सुहेल देव को मिटाने वाले लोगों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ा, उनके साथ कदम मिलाया। तो सुहेल देव जो राजभर समाज के लोग थे, अपने मुखिया को, जो उनके शासक थे, जो उनके पूजनीय हैं, उनका अपमान करने वाले लोगों का बदला ये राजभर समाज के लोग अवश्य लेंगे। और ये इस बार जहूराबाद से लेकर शिवपुर तक की चर्चा आप कर रहे हैं, तो इस बार जो 4 थे इस बार 0 होने जा रहे हैं। और एक समाज का नाते कि जो राजा सुहेल देव का नहीं हुआ
जिनके नाम पर पार्टी खड़ी किया, जिनके नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, वो जब उनका नहीं हुआ तो समाज का क्या होगा। ये समाज में एक बड़ी चर्चा है और समाज के लोगों ने इस बार संकल्प लिया है कि इसको उखाड़ कर फेंक देना है और समरस समाज की स्थापना करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम मिलाकर चलना। यही बात सर वो कह रहे हैं कि उखाड़ के तो हम बीजेपी को फेंक देंगे, हमने 3 साल पहले ये वचन ले लिया है। वचन तो वचन होता है, अब वचन हो लिए हैं तो पता चलेगा 10 तारीख को ही। हमने राजा सुहेल देव जी का भव्य स्मारक वहाँ बनाया है। आज आज़ादी के बाद किसी ने उनकी चिंता नहीं की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुहेल देव जी का स्मारक बनाकर राजभर समाज के लिए एक प्रेरणा का काम किया है और उस प्रेरणा के कारण से राजभर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। आखिरी 2 सवाल आपसे करना है। एक सवाल तो ये कि अंबेडकर नगर की 5 सीटों पर चुनाव आप देख रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम पदों पर आप रहे, एबीवीपी से छात्र राजनीति शुरू की और आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अम्बेडकर नगर के। यहाँ तक का सफ़र तय किया आपने, सियासत में बहुत कुछ मोड़ देखे होंगे, लेकिन ये आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस गढ़ में मायावती ने जिस गढ़ को जिसमें अपना वर्चस्व कायम किया, मायावती ने इसे ज़िला बनाया, तमाम चीज़ें की, अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसे अपना कम्पिटिटिव मान रही है, सपा को या बसपा को? देखिए, हम तो कम्पिटिटिव किसी को नहीं मान रहे। कोई हमसे मान रहा हो तो अलग बात है, लेकिन हमने तो केवल इतना किया है कि हमने सबको साथ लेकर एक नई दिशा में चलने का संकल्प लिया है। आप कल्पना करिए, अम्बेडकर नगर जो आप कह रहे थे कि बसपा का गढ़ था एक समय में, और वो गढ़ आज टूट रहा है, टूट गया है। आज बसपा एक हाशिए पर खड़ी है। तो उसका कारण केवल ये नहीं है कि वो लोग दूसरी पार्टी में चले गए। इसका कारण है कि उन सरकार की योजनाओं का लाभ जो नीचे तक पहुंचा, गांव गरीब की जनता जो बहुत भोली भाली है, बहुत ईमानदार पूर्वक जीवन जीती है, ये जनता ने संकल्प लिया है कि इस बार इन सबको बाहर करके कमल खिला देना है। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी पर आप लोग काम कर रहे हैं कि मैनपुरी रहा गढ़, एटा रहा गढ़, कन्नौज रहा गढ़, धर्मेंद्र यादव का गढ़, सबके गढ़ को आप महल को कैसे ढा रहे हैं? एसपी सिंह बघेल भी कह रहे हैं पता चलेगा कर्नल से, इस बार अखिलेश यादव को भी, आप कह रहे हैं इस बार इन लोगों को पता चलेगा अम्बेडकर नगर से। देखिए, मैं तो किसी को कुछ कहने से स्थिति से पहले सोचना है कि हमने जो विकास की, जो मोदी जी की नीति है कि गांव के उस गरीब व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना, यानी जो असली हकदार है उस तक ले जाना ही संकल्प है। और उस संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया और आज उस योजनाओं को लेकर नीचे तक जब हम पहुँचे हैं तो जनता हमको अपना आशीर्वाद दे रही है। उनको अपना पुत्र मानकर, हमें अपना पुत्र मानकर कि ये हमारा सेवक है, ये सेवक मानकर की परंपरा को हमने सेवा का काम शुरू किया है। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संकल्प के माध्यम से हजारों लोगों तक हमने कोरोना के संकट में जो काम किया, वो जनता का आशीर्वाद है कि हम सब लोग उस योजना तक नीचे पहुँचा रहे हैं। और ये पहुँचाने का काम केवल इतना ही नहीं है, हमने उन योजनाओं को नीचे धरती पर लागू कराया। हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम के माध्यम से उनके अंदर नई प्रेरणा दी है और जो भय भूख भ्रष्टाचार से ग्रस्त उत्तर प्रदेश था, आज वो उत्तर प्रदेश समृद्धशाली की ओर बन रहा है। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस डंके की चोट पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सीना ठोक कर कह रहा हूँ कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेंगे तो जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो जेल के सलाखों के अंदर होंगे और यहाँ का आम जनमानस उनको खुद उत्तर प्रदेश से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, तो वो लोग भी जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, उन पर भी ये जनता इस बार इस चुनाव में करारा तमाचा मारने वाली। एक बड़ा वोट बैंक रहा है अनुसूचित समाज, इस सीट पर एक बड़ा वोट बैंक है और तमाम समुदाय के लोग हैं, तमाम जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ओबीसी हैं, तमाम एससी एसटी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? मायावती के गढ़ को अब छीनना कितना पॉसिबल होगा? आखिरी सवाल इस पे क्या होगा? ये 5 सीटें 2022 में कैसे भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी? देखिए, आपने सब निचोड़ लाकर एक बिंदु पर कह दिया, तो कुल निचोड़ इस बिंदु का केवल इतना है कि हमने जो सरकार की योजना नीचे तक, गाँव गरीब तक पहुँची है, वो गरीब इसीलिए स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहा है और डंके की चोट पे कह रहा है कि मैं एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने में अपना योगदान करने वाली हूँ। गांव गरीब में एक विशेष चर्चा है कि सरकार की योजना, पहली बार आज़ादी के बाद मुझे राशन मिल रहा है, मुझे वैक्सीनेशन निःशुल्क हुआ, शौचालय उनका बना, उनका आवास बन रहा है, उनका निःशुल्क विद्युत कनेक्शन हो रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन उनको मिला है।
तो इतनी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की हैं कि उसको लेकर आम जनमानस में आश्वस्त है और विश्वास है कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश का उत्थान कोई पार्टी कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित रूप से इन सीटों का जो समीकरण नहीं, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पे कह रहा हूँ कि इस बार फिर भगवा लहराएगा और एक बार फिर योगी सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में जो हमने काम का नारा दिया है, सोच ईमानदार, काम दमदार, एक बार फिर भाजपा सरकार। भगवा की बात आपने कर दी सर, फिर सवाल बन गया। भगवा पर सियासत शुरू हो गई है, हिजाब बनाम भगवा गमछा चल रहा है और एक और भी चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो इस पर क्या कहेंगे आप सर? देखिए, एक तो राजनीतिक एक स्टैंड है, मूवमेंट है और लोगों को जोड़ने के लिए भी इस प्रकार के गाने चलते हैं। और निश्चित रूप से जो किया है, गाना भी है, राम को लाए हैं उनको लाएंगे, यानी जो अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बना है उसके संकल्प को हम सब आम जनमानस पूरा करने वाले हैं। तो एक उदाहरण भी है, कर्नाटक वाला जो गमछे की एंट्री वैसी साहब संभल में किए थे, उसकी बात करें। दूसरा उन लोगों का एक स्ट्रेटजी पॉइंट है। इस प्रकार से लोग एक धर्म के नाम पे लोगों को लूटना चाहते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काना चाहते हैं। आप किसी भी कल्पना करिए कि हमारी अस्मिता, हमारे रहन सहन, हमारे रहने पहनने खाने पर कोई सवाल नहीं उठना है, लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता के दायरे में हम सबको काम करने का संकल्प लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस संकल्प को और मजबूती के साथ पूरा करेंगे। आपने अपनी डिजिग्नेशन और नाम के साथ ही जवाब दिया, इससे पता चला कि आपके अंदर सहनशीलता कितनी है। आपने बहुत आसानी से सारे जवाब को भी दे दिया और किसी तरह का कोई सवाल भी नहीं निकला उससे। खैर, ये हमारे साथ अम्बेडकर नगर ज़िला के जो भारतीय जनता पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी थे, लगातार बात कर रहे थे। लेकिन इन्होंने दावा किया है कि 2022 में जब सरकार बनेगी तो अम्बेडकर नगर से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सदन के लिए उम्मीदवार को अपने भेज चुकी होगी। लेकिन तय तो जनता करेगी। लेकिन हम आपसे लगातार बात करेंगे आगे भी और मतगणना के बाद भी मिलेंगे आपसे, आपके इस दावे को भी देखेंगे। तो ये जो दावा है इनका, जनता कितनी सराहती है। ये वो गढ़ है जहाँ से मायावती ने शुरुआत की और लगातार अपने विधायक बनाते रहीं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस गढ़ पर उनकी कैसे सेंधमारी करती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपने उम्मीदवार को कैसे जिताती है और मतदान कैसे होता है। मतदाता क्या भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के तौर पर पसंद करेंगे या यहाँ का जो प्रत्याशी है उसके तौर पर। अकबरपुर से कैमरा पर्सन अपूर्व सिंह के साथ मैं अली नकी, सी न्यूज़ भारत।